हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज देखने जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ में आएगा तो आपको बहुत सारे जो डेफिनेट इंटीग्रल के रिलेटेड फार्मूले जो है अपने आप या कितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो अपने आप सॉल्व हो जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कुछ पार्ट देखा था वो यहाँ आपके सामने दे रहे हैं। ये जो 17 नंबर का पार्ट है, रिडक्शन फार्मूला आई एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स, जहाँ हम m-1 अपॉन m प्लस n इंटू आई m-2 कॉमा n ऐसे लिख सकते हैं। और वही फार्मूला यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ जैसे टारगेट m को किया था उसी तरह यह टारगेट हमने कहा किया है n को किया है। तो इसी तरह ये जो फार्मूला है n के टारगेट के रिलेटेड ऐसा हो जाए। तो यही फार्मूला लेके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं। तो आपको ये एंड तक वीडियो देखेंगे तो मैं 100% आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह समझ में आएगा और आप ये जो फार्मूला है अच्छी तरह दिमाग में रख सकते हैं। तो ये फार्मूला मुझे प्रूव करना है, लेकिन ये जो पार्ट है पी क्या है सब कुछ मैं क्या करता हूँ आपको अभी डिलीट कर देता हूँ। सब 5 पार्ट जो है मैं स्किप कर देता हूँ। तो जो इसमें एक पार्ट जो है यह आप देख सकते हैं, यही पार्ट जो है फिर मैंने क्या किया है यही लिया है। तो जो आई एम एन है ये जो पार्ट इसका प्रूफ हम देख रहे हैं, हम यहाँ इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आप अच्छी तरह देखना है, ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट के रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं ये जो मिडल का पार्ट है उसे स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना होगा ये जो यम के रिलेटेड टारगेट कर रहे हैं। अब आपको यम की तरफ देखना है। जब सब्सक्रिप्ट यम है तो यहाँ क्या हो जाएगा यम प्लस एन, और यहाँ यम की एक वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, और यहाँ आई के सब्सक्रिप्ट में फिर क्या हो रहा है यम की और एक वैल्यू कम हो रही है। तो इसमें हमें एक बात तो समझ में आई होगी। तो यहाँ यम के लिए जब हम टारगेट करते हैं तो की जगह क्या होने वाला है, फिर यहाँ हम आई एम -2 कॉमा एन के लिए यूज करेंगे इसी तरह का फॉर्मूला। तो यह क्या हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अब यह देख सकते हैं m-2 है, यहाँ m था सब्सक्रिप्ट में तो यहाँ m है, लेकिन यहाँ सब्सक्रिप्ट में m-2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा m की जगह m-2 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ m-2 ले रहे हैं। फिर इससे कम m से कम यहाँ m-1 है तो यहाँ m-2 है ना, m-2 से एक कम यहाँ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और उससे भी एक कम यहाँ क्या होना चाहिए m-4 होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो -2 है वो -2 को हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ ये -2 ऐसे ले सकते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो रिकर्सिवली जो कंसेप्ट है वो रिकर्सिवली कंसेप्ट हो रहा है। फिर जब हम यही पार्ट जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो ये पार्ट है इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ m-4 है तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं m की जगह m-4 लेने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है m का जो पोजीशन था m-4 कर दिया है। इससे एक कम मीन्स m-5 हो जाएगा और उससे एक कम m-6 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन मुझे करना है। तो इसी तरह हम कितने भी टर्म्स हैं वो कितने भी टर्म्स लेके जा सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ एंड तो ऑन। अब हम थोड़ी देर तक इसे इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। तो ये आपको जो दोनों भी पार्ट थे दोनों भी पार्ट कंसिडर करने हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ सकता है। तो ये जो पार्ट लिया था
ये पार्ट मैंने कौन से 70 नंबर के पार्ट से लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 80 नंबर पार्ट ले रहा हूँ। तो 80 नंबर पार्ट में फिर आप देख सकते हैं ये जो आई एम एन है, तो आई एम एन की वैल्यू आपके सामने है। वो वैल्यू क्या होती है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यही वैल्यू इसी तरह हम ले रहे हैं। अब इस पार्ट में फिर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है, यहाँ आई एम एन की वैल्यू जब आप एन का चिन्ह देखेंगे, सबस्क्रिप्ट यहाँ एन है तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस एन है, फिर एन से कम एक है और यहाँ एन माइनस टू है। तो इसी तरह का आइडिया जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो आई एम कॉमा एन माइनस टू जो है यह क्या हो जाएगा, एन के जगह एन माइनस टू होने वाला है कहाँ, डिनोमिनेटर में। लेकिन एन माइनस टू से एक कम मीन्स यहाँ एन माइनस थ्री हो जाएगा और उससे दो कम यहाँ ये इसी तरह पार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि यहाँ इसी पार्ट का यूज करके हम आगे वाले बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। फिर आप देख सकते हैं ये जो आई एम एन माइनस फोर है, इसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी तरह का कंसेप्ट पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये आई एम एन ही लिखा है, लेकिन यहाँ एन माइनस फोर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन की जगह एन माइनस फोर लेना है। तो यहाँ एन की जगह मैं एन माइनस फोर ले रहा हूँ, लेकिन एन माइनस फोर से एक कम मीन्स एन माइनस फाइव हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या होने वाला है, एन माइनस सिक्स होने वाला है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है आपका इसी तरह हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब आपको ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसे अच्छी तरह ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो n की वैल्यू, या पहले इसे देखते हैं, m की वैल्यू m माइनस सिक्स तक आ रही है। उस वक्त यहाँ क्या हो रहा है देखो जरा, m माइनस वन, m माइनस थ्री, m माइनस फाइव ऐसे टर्म आए हैं। और जब यहाँ n की वैल्यू n माइनस सिक्स तक आ रही है, तो n की टर्म देखो क्या हो रहा है, n माइनस वन, n माइनस थ्री, n माइनस फाइव ऐसे टर्म हो रहे हैं। और ये जो डिनोमिनेटर के टर्म है, वो डिनोमिनेटर के टर्म m प्लस n माइनस टू, m प्लस n माइनस फोर ऐसे ही है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम अब कैसे लिखने जा रहे हैं आपको अच्छी तरह देखना है, ताकि ये जो कंसेप्ट है आप कंसेप्ट बहुत ही देख सकते हैं। तो यही जो कंसेप्ट है दोनों को मिला के मुझे क्या करना है, ये जो आई एम एन है फ्रॉम इक्वेशन में क्या करता हूँ, वन एंड यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू ऐसा लिखता हूँ। तो इक्वेशंस वन एंड टू, तो दोनों का यूज करके ये जो आई एम एन है वो आई एम एन हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, ताकि आपको जो कंसेप्ट है ये कैसा लगेगा देखो जरा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, अब आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, पार्ट हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। अब एम के लिए देखते हैं, एम की टर्म आप देखोगे तो एम माइनस वन, एम माइनस थ्री, एम माइनस फाइव ऐसे हो रहा है। और एन की तरफ देखेंगे तो एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव। तो ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है ये इसी तरह मैंने लिखा है। जनरल में लास्ट जो नंबर होके, एक तो टू होगा नहीं तो वन होगा, इन दोनों में से कोई तो नंबर लास्ट के जो नंबर होंगे वो इसी तरह नंबर हो जाएंगे। अब यह भी देखोगे तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सेम टर्म लेकिन एन के लिए ये पार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह हम ये लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जब हम ये पार्ट देखेंगे तो डिनोमिनेटर में पार्ट क्या होता है देखो ज़रा, दोनों के लिए भी m प्लस एन है, m प्लस एन माइनस टू है, m प्लस एन माइनस फोर है।
इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट होते जाएंगे। और इंटू पी लिखा है, तो पी लिखने के बाद अब इसके लिए मेरे पास इवन और ऑड की आइडिया आने वाली है। तो इवन और ऑड की आइडिया जब हम लेते हैं तो इवन और ऑड में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए 4 केसेस टोटल होते हैं। तो ये जो 4 केसेस हैं वो चारों केसेस हम आपके सामने दे रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह देखना है। ये जो मैथमेटिकल लॉजिक का कंसेप्ट था 1 1 1 0 0 1 0 0 या टी 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 एफ एफ टी एफ एफ ऐसा लिखते हैं, उसी तरह जब इवन और एन इवन है तो यहाँ सब्सक्रिप्ट आई के क्या होने वाले हैं 0 0। तो लास्ट जो नंबर है वो लास्ट नंबर क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे। और एम इवन है तो इवन के लिए 0, एन ऑड है ऑड के लिए यहाँ सब्सक्रिप्ट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। फिर एम ऑड है तो उसके रिलेटेड इसका जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो यहाँ 1 कॉमा और एन के लिए इवन है तो 0 हो जाएगा। फिर दोनों एम और एन ऑड है तो यहाँ आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा 2 टाइम्स आई 1 1 आ रहा है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने 2 टाइम्स क्यों लिया है। जब ऑड है तो ऑड के बाद यहाँ क्या हो जाएगा ये जो यहाँ 2 रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एम ऑड है तो यहाँ ऑड -1 क्या होने वाला है इवन होने वाला है। ये -3 क्या होने वाला है इवन होने वाला है। ये -5 भी इवन होने वाला है। तो हर एक प्रोडक्ट के टर्म में इवन आने वाला है। तो यहाँ क्या रहेगा 1 नहीं तो 2 रहेगा। और फिर एन को भी हमने ऑड कंसिडर किया है तो ऑड -1 इवन रहेगा। यहाँ ऑड -3 इवन रहेगा, ऑड -5 भी इवन रहेगा। तो लास्ट नंबर जो होने वाला है वो भी इवन होने वाला है। तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जब एम और एन दोनों भी ऑड है तो इसका जो सम है वो भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। और हर एक इवन में से हम क्या कर रहे हैं 2 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या रहेगा इसका भी 2 रहेगा। तो न्यूमरेटर में 2 × 2 4/2 रहेगा लास्ट के लिए। और यहाँ क्या रहने वाला है 4/2 2 रहने वाला है। और लास्ट का जो है वो I1 1 ऐसा रहने वाला है। तो ये जो पार्ट है ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देखेंगे तो कौन से भी बुक में आपको ऐसा टर्म देखने को, ऐसा पार्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यही आपको अच्छी तरह देखना है। और यहाँ जो हम I00 ये पार्ट जब फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला सब्सक्रिप्ट एम के लिए है, दूसरा एन के लिए है। तो एम और एन 0 पुट करना है कहाँ IMN में, लेकिन IMN का जो इंटीग्रल है इसी तरह का है। तो यही पार्ट लेके हम क्या करते हैं IMN का यूज करके एम की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट कर दिया है। एन की वैल्यू भी मुझे 0 पुट करना है, यहाँ भी एम की वैल्यू क्या पुट करना है 0 पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin रेज टू 0 हो जाएगा। और यहाँ एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ये cos रेज टू 0 हो जाएगा। अब हम जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो sin रेज टू 0 जो पावर है उसकी वैल्यू 1 होती है और cos 0 भी 1 होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx आने वाला है। और ये अभी हमने बहुत बार इस तरह का इंटीग्रेशन लिया है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और इसके इंटीग्रेशन में क्या करेंगे लोअर लिमिट क्या है 0 है और अपर लिमिट क्या है इसका π/2 है। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब हम यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अपर लिमिट के लिए π/2 आने वाला है और लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा 0। तो दोनों का सम क्या होने वाला है π/2 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो I00 की वैल्यू है आपकी क्या मिल जाएगी π/2 मिल जाएगी। अब मुझे ये I01 फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं I01 क्या होता है। तो I01 फाइंड आउट करने के लिए मुझे m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू क्या करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ n की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ 1 पुट करना है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा
आप ही देख सकते हैं, आपके सामने सब कुछ जो चेंजेस है वो चेंजेस हम कर रहे हैं। यहाँ एन की वैल्यू क्या करना है मुझे 1, और एम की वैल्यू क्या करना है, एम की वैल्यू जो है वो 0 पुट करना है। लेकिन जब ये पार्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन रेस्ट 0 है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ कॉस रेस्ट 1 है वो कॉस रेस्ट 1 हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स ऐसा ही सिर्फ लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स ऐसा लिखा है। फिर हम देख सकते हैं कॉस का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है आपको अच्छी तरह मालूम है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ एक्स, और यहाँ लिमिट क्या है 0 to π/2 है। तो हम ये लिमिट यहाँ ले रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन में अपर लिमिट करना है, और उसी फंक्शन में मुझे क्या करना है, लोअर लिमिट भी पुट करना है। तो हम ये जो अपर लिमिट है ये अपर लिमिट कहाँ पुट करने वाले हैं, इस एक्स के जगह पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी तरह हम आपके सामने दे रहे हैं, तो ये मुझे इस तरह लिखना है, और यहाँ लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम साइन π/2 देखेंगे तो 1, और साइन 0 देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्या आने वाला है 1 आने वाला है। फिर हमें जब I10 फाइंड आउट करना है, तो I10 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह देखना है। यहाँ I10 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं एम की वैल्यू 1 चूज करने वाला हूँ, और एम की वैल्यू 0। तो इस पार्ट में करने वाले हैं हम, तो यही पार्ट लेते हैं, और यही पार्ट लेने के बाद आपको एम की वैल्यू क्या चूज करनी है, 1 ही चूज करनी है, और एम की वैल्यू यहाँ भी हम 1 ही चूज करते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे एन की जो वैल्यू है तो एन की वैल्यू यहाँ 0, दोनों साइड में भी 0 पुट करना पड़ेगा। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं, ये जो साइन रेज टू 1x है यही पार्ट मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, और कॉस रेज टू 0x हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको लिखना है साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो पार्ट है क्या होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स ऐसे होता है। यह लिमिट क्या है 0 to π/2 है, लिमिट हम यहाँ 0 to π/2 दे रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही माइनस साइन को आउटसाइड कर देंगे, और ये जो cos x है cos x में अपर लिमिट और उसी cos x में लोअर लिमिट पुट करेंगे। लेकिन अपर लिमिट आपका क्या है π/2 है, तो यहाँ हम x की जगह π/2 पुट कर रहे हैं, और यहाँ लोअर लिमिट जो है क्या है 0 है, तो हम यहाँ 0 ले रहे हैं। फिर माइनस टाइम्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos π/2 क्या होता है 0, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, और ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू क्या मिली है मुझे 1 मिली है। अब इसके बाद फिर मुझे इसी का यूज करके I11 फाइंड आउट करना है, तो I11 फाइंड आउट करके यहाँ पुट करना है। तो ये जो टू फाइंड यहाँ हम क्या करेंगे I11 करेंगे, तो एम की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू मुझे 1 चूज करनी पड़ेगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं यहाँ क्या कैसे होता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा I11 हो जाएगा, और यहाँ पावर क्या होने वाली है 1, और एम की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसी तरह हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होने वाला है साइन एक्स ही होने वाला है, ये साइन एक्स, और ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होने वाला है कॉस एक्स होने वाला है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 से क्या करना पड़ेगा मुझे
डिवाइड करेंगे तो ये जो ब्रैकेट की टर्म है इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हम 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसा ये पार्ट जो है ये लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम इसी तरह इंटीग्रेशन ले सकते हैं। फिर हम ये जो 1/2 है कांस्टेंट यहाँ ले रहे हैं और ये जो sin 2x है, sin 2x का इंटीग्रेशन जो है तो sin 2x का इंटीग्रेशन लेना है। ये थोड़ा सा ब्रैकेट टर्म करके सब तरह को देने वाला। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, sin का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ 2x हो जाएगा। कौन क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ 0 और अपर लिमिट ये क्या है 5/2 है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू ये जो माइनस है हम आउटसाइड में लेंगे, ये 1/2 और ये 2 है वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 के बाद हम जो रिमेनिंग वेरिएबल फंक्शन है cos 2x, इस cos 2x में क्या करने वाले हैं अपर लिमिट और उस फंक्शन में ही लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। लेकिन जब अपर लिमिट 5/2 पुट करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा पाई ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट के लिए पाई, लोअर लिमिट के लिए यही पार्ट क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। थोड़ा सा हम यही पार्ट क्या करते हैं नीचे लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पार्ट कैसे लिखेंगे हम आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये जो cos पाई की वैल्यू है वो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। ये -1 और cos 0 1 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1/2। तो इसी तरह I11 की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/2 मिली है। अब ये जो सब पार्ट है ये पी का पार्ट हम यहाँ आपके सामने ले रहे हैं। तो पी किस तरह बन जाता है आपको अच्छी तरह देखना है। तो ये जो पी की वैल्यू है I00 के लिए यही पी की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। I0 की वैल्यू क्या है π/2 है। तो यहाँ I0 की वैल्यू I00 की वैल्यू हम π/2 ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने I01 आप देख सकते हैं I01 यहाँ जो फाइंड आउट किया है, यह m की वैल्यू मुझे जनरली 0 पुट करनी थी, ये 1 आया है। I10 भी 1 आया है और यह जो पार्ट है 1/2 आया है। तो यहाँ मुझे 1 लेना है, अब क्या करना है 1 लेना है और यह जो पार्ट है यहाँ देख सकते हैं जगह मुझे क्या करना पड़ेगा इंटू 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब हम ये अच्छी तरह देख सकते हैं तो ये किसी तरह का पार्ट है, आपको समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम ये जो लास्ट का पार्ट है ये पार्ट भी क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1/2 यहाँ क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें का सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों पार्ट 1 1 1 तीनों भी पार्ट है, इस m और n दोनों इवन है तो π/2 और बाकी तीनों केसेस के लिए क्या है 1 है। तो यही पार्ट जो है हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है। तो यही जो पार्ट है इक्वल टू इसी तरह लिखने वाले हैं। ये हम थोड़ा सा यही लेते हैं ताकि आपको ये तो हम ये जो पार्ट है ये पार्ट पी के रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं π/2 कब है m और n बोथ इवन है तो, और फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ m एंड n ये वैल्यू क्या है 1 है। तो इसी तरह हमें क्या करना है ये फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह का जो सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन यहाँ होने वाला है। तो ये जो p की वैल्यू थी वो p की वैल्यू आपको चाहिए, वही p की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है। तो 0 to π/2 होता है तो 0 to π/2 के लिए p इसी तरह हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला आपके सामने है ये जो Im n का इंटीग्रेशन है वो Im n का इंटीग्रेशन का फार्मूला अब यहाँ
आपका ये मिल गया है। फिर हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, फिर ये जो p की वैल्यू है, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसी तरह ये एकदम सिंपल तरीके से हमने ये जो प्रूफ है आपके सामने दिया है, के लिए एक लाइक तो बनता ही है। लेकिन ये जो आई एम एन है आपको पता ही है, आई एम एन की वैल्यू क्या है, यही इंटीग्रल है। तो ये जो पार्ट है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, तो ये पार्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू आपके सामने है। और ये सब कुछ पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं तो मानता हूँ, क्योंकि बहुत इसके लिए मैंने भी मेहनत की है। इसके लिए एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है। तो आपका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, 0 to π/2 sin रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 0 to π के लिए आइडिया देखने वाले हैं। उस वक्त पी क्या होता है वो भी देखेंगे, एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट भी लेक्चर जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है। और ये जो वीडियो है लाइक करने हैं, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करना है।